हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीलिम्स के पेपर्स की 3 मार्च की सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो मैंने अभी प्रीवियस ईयर पेपर की ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम जो भी प्रीलिम्स के सारे पेपर्स हैं उनको विद द बेस्ट अप्रोच सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो दोस्तों ये जो आपकी 3 मार्च सेकेंड शिफ्ट है ये वन ऑफ द डिफिकल्ट शिफ्ट थी सीजीएल 2019 की, और जो इसके पहले वाली शिफ्ट थी वो बहुत ही ईजी शिफ्ट थी। ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आया था दोनों शिफ्ट के मार्क्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो शिफ्ट थी इसमें जो आप इजीली डुएबल क्वेश्चन बोल सकते हो कि 18 से 19 क्वेश्चन थे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। बाकी जो 5-6 क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक डीआई का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या गिवन है कि द गिवन स्टडी टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज ए बी सी डी ओवर द इयर्स, सो स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, अब दोस्तों डीआई के क्वेश्चंस में आप जानते हो कि एक आपके पास एक डीआई दी होती है। एसएससी में मोस्टली क्या होता है कि एक ही डीआई होती है जिसपे 4-5 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, पिछले 1-2 साल से अभी डीआई जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं होती है। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हो सकता है बहुत आगे क्वेश्चन मिले, तो आपको ये चीजें थोड़ा सा याद रखना, बार बार आप इसको डिकोड नहीं कर सकते, है ना। तो इस वाली डीआई ये देखो बहुत ही सिंपल सी डीआई है कि 4 रिक्रूटमेंट कंपनीज है। ठीक है, ए बी सी डी मतलब ये 4 कंपनीज हैं और ये डिफरेंट ईयर्स में इतने नंबर ऑफ इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रही हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 to 17 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय ऑल 4 कंपनीज इन 2019। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2014 से लेके 17 तक, ठीक है, यहां तक ये जो है ए जो कंपनी है इतने इंजीनियर्स को रिक्रूट किए, वो जो है ये कितने परसेंट ज्यादा है 2019 में चारों कंपनीज के द्वारा रिक्रूटेड से। तो आप इनका एडिशन निकालोगे दोस्तों तो पहले 100 के हो गए कितने आपके 400, यहां तक क्लियर। ये हो गया आपका 400, फिर यहां पर कैलकुलेट करोगे तो 40 और 20 हो गया आपका ये 60 हुआ, और ये कितना हो गया 32 और 28, ये भी 60 120 और दैट इज 4, मतलब ये 520 जो है यहां पर ये हो गया आपका कितना 520, मतलब 520 इज हाउ मच परसेंट मोर देन। इसको ऐड करोगे आप तो देखो 118 और 122 इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 100 और 100 कितना हो गया 200 और 200 के साथ 40। ठीक है, ये हो गया आपका 240 और यहां पर देखो आप कितना है 100 200 मतलब कि 440 प्लस 60, 440 प्लस 60 मतलब 500। ठीक है, यहां पर दोस्तों कितना है 500। तो अब आपको बताना है कि 520 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 500। तो ये बहुत ही सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख के मतलब कर सकते हो बिल्कुल सिंपली। देखो 520 इससे कितना ज्यादा है, तो अगर आप नंबर में निकाल के देखोगे तो ये कितना ज्यादा है, ये यूनिट में 20 ज्यादा है। ठीक है, और 20 ज्यादा किस पे है, ये 20 ज्यादा है आपका 500 पे। तो अब आपको निकालना कितने पे, परसेंटेज वैल्यू दैट इज 100 पे। अब आप इसको कैंसिल करो, अब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 20 से 20 कैंसिल, 5 1 5 एंड 5 4 20। तो मतलब दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया 4%। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल सिंपल लगा हो। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी डीआई दी है, ठीक है, और उसमें एक क्वेश्चंस बेस्ड है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर अलाउइंग 2 डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 25% ऑन द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, if he suffers a loss of 140 rupees then what is the cost price of the article। अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस का है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात होती है जैसे कि 20% और 20% 25%, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि पहले एक ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है। मतलब कि इन दोनों का डिस्काउंट देखो, पहले 20% का डिस्काउंट है फिर 25% का डिस्काउंट है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका होता है आपको ओवरऑल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालने का। ठीक है, अब देखो इसमें मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये एक प्रीवियस ईयर की सीरीज है, तो आई होप कि आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाओ और इजिली सॉल्व कर पाओ। देखो इसको कैंसिल करोगे 5, ये हो गया आपका 5, तो 20 प्लस 5 45 माइनस 5 मतलब 40%। ठीक है, मतलब दोस्तों कि इस कंडीशन में उसने क्या किया है
कि डिस्काउंट दिया है 40% का और उसने आर्टिकल को कितना मार्क किया है 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा भाई, 40% का ये क्या है, डिस्काउंट परसेंट है। ठीक है, और मार्कअप परसेंट कितना है, मार्कअप परसेंट भी आपका कितना है, 40%। ठीक है, तो इससे एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई उसने जब डिस्काउंट दिया है तो उसको लॉस कितने का हुआ है, 140 रुपीज का। यहां तक क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप चाहो तो सपोज करके भी कर सकते हो, बट रेशियो मेथड बेस्ट है। ठीक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 2/5। यहां तक क्लियर हुआ। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन में जब वो आर्टिकल में 40% का डिस्काउंट दे रहा था, मतलब 5 रुपए की चीज को वो 3 रुपए में सेल कर रहा था। ठीक है, ये आपकी है मार्क्ड प्राइस और ये है आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में एक्चुअली है क्या, एक तो ये डिस्काउंट है, ठीक है, मार्क प्राइस से ये सेलिंग प्राइस, और मार्कअप परसेंट कितना है, कॉस्ट प्राइस से मार्कअप परसेंट। ठीक है, मतलब कि यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस थी आपकी 5 रुपए तो मार्कअप कितने का किया था, 2 रुपए का, मतलब 7 रुपए का। दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है कि भाई डिस्काउंट दिया, मार्क्ड प्राइस थी 5 रुपए तो डिस्काउंट था 2 रुपए, तो 3 रुपए का मिला, और यहां पर मार्कअप परसेंट कितना था, 40%, मतलब 5 रुपए की चीज को मार्क किया उसने 7 रुपए में। क्लियर हुआ यहां तक। अब आप निकाल दो इनका नेट, और नेट में ही जो डिफरेंस आएगा लॉस, ठीक है, दैट इज ये आपका क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे फर्दर, ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 25, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21। ठीक है, तो दैट मीन्स दोस्तों जो आपकी 25 यूनिट है ये है आपकी मार्क्ड प्राइस की वैल्यू, और जो 21 यूनिट है ये है आपकी 25 यूनिट है ये आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, और 21 यूनिट जो है ये है आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू। अब दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 यूनिट का। कितने का, 4 यूनिट, और इसी 4 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 140 रुपीज। ठीक है, कितनी, 140 रुपीज। यहां तक क्लियर एवरीवन। ठीक है, 140 रुपीज क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू है। अब आपको निकालना कितने की है, कॉस्ट प्राइस, मतलब आपको 25 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों 140 जो है आपका, ठीक है, 140 ये आपकी 4 यूनिट की वैल्यू है, और आपको निकालना कितने की है, आपको निकालना है 25 की। ठीक है, तो अब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 से ये कैंसिल करोगे तो 4 3 जा 12, और 2 तो 4 5 जा 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 25 पंचे 125, ये आ गया आपका 12 कैरी, और 25 दिया 75 और 12 87, 875 रुपीज। तो दोस्तों जो 875 रुपीज है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, ये शिफ्ट ही थोड़ी लेंथी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस को 2 बार आपको अच्छे से बताऊं। तो दोस्तों देखो जो डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, तो जो आपका ओवरऑल डिस्काउंट होता है, ओवरऑल डिस्काउंट वो क्या होता है, D1 प्लस D2, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है, मतलब 2 में है तो D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, ये होता है आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, D1%, D2%, ये आपने यहां पे क्या किया, 20 और 25 को ऐड किया, हो गया आपका 45 माइनस, और D1 D2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है 25 दूनी 50, 500/100 मतलब 5। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 40%। तो दोस्तों 40% डिस्काउंट भी है और आपका 40% जो है वो मार्कअप भी है। ठीक है, मार्कअप किस पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। अब आप निकाल दो भाई, मार्कअप पहले निकाल लो। तो मार्कअप कितना है, आप पहले डिस्काउंट देख लो कि भाई डिस्काउंट है आप, मतलब 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। ठीक है, मतलब 5 रुपए का 40% होगा 2 रुपए। तो अगर मैंने 5 यूनिट जो है मार्क्ड प्राइस रख दिया तो 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 3 हो गया आपका डिस्काउंट। ये है आपका मार्क्ड प्राइस और ये है आपका सेलिंग प्राइस। सेकेंड कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, उसमें भी देखो जो आपका मार्कअप है, मार्कअप कितना 40%, मतलब अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो मार्क कितना किया है, 7 रुपए। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। एक्चुअली मैं करता क्यों हूं ऐसा, ये मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में भी। तो दोस्तों आप पहली वाली वीडियोस को देखो, मैथ्स में सब कुछ रिलेट होता है। ठीक है, और एक टीचर क्या करता है कि हर क्वेश्चन को रिलेट करके ही एक्सप्लेन करता है, तो आप कोशिश करो सारी वीडियोस को देखो। अब ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका मार्क्ड प्राइस है। क्या है, ये आपका मार्क्ड प्राइस है।
अब एक बात बताओ, आप यहां भी मार्क्ड प्राइस, यहां भी मार्क्ड प्राइस, हम क्या करते हैं एक्चुअली, मार्क्ड प्राइस को हम सेम बना देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली होता यही है इन क्वेश्चंस में कि हम मार्क्ड प्राइस को क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। तो सेम करने के लिए आप बताओ, यहां पे 7 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहां पर 5 का मल्टीप्लाई होगा। भाई सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को हम 35 बना रहे हैं, 7 को 5 से, मतलब इस पूरे को 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। तो हम बस उसको इनडायरेक्टली वे में यही बोलते हैं कि 5 को आप 5 से कर दो और 3 को 7 से कर दो, 21। तो ये आपका जो मार्क्ड प्राइस है, ये मार्क से मार्क प्राइस कैंसिल हो जाता है, तो बचा आपका कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। और मैंने आपको सिखाया भी हूं कि हमेशा दो चीजों को डिफरेंट डिफरेंट साइड्स में लिखना। अगर फर्स्ट कंडीशन में मार्क्ड प्राइस लेफ्ट साइड है तो सेकंड कंडीशन में मार्क प्राइस राइट साइड होगा। यहां तक क्लियर? अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 4 यूनिट, और यही 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपको क्वेश्चन में कितनी है, 140। तो 140 आपकी 4 यूनिट की वैल्यू, तो आपको निकालना है 25 की, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 875 रुपीज। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cosec 85 प्लस थीटा माइनस sec 5 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस cot 35 माइनस थीटा। अब दोस्तों ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब आप जानते हो यार ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो आपको सीधे रिलेशन चेक करने होते हैं। अब cosec और sec में क्या रिलेशन होता है, 90 माइनस थीटा का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सीधे आपको माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए जो आप प्रैक्टिस करोगे कि भाई cosec और sec में 90 माइनस थीटा, मतलब मुझे एक टर्म को 90 माइनस थीटा बनाना है। तो आप क्या करो, sec को यहाँ पे 90 माइनस थीटा बना लो और यहाँ पे आप tan को ही बना लो या cot को, किसी को भी बना सकते हो। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं cosec को बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहने दूं, cosec 85 प्लस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं sec को भाई ऐसे लिख दूं, sec 90 माइनस 85 माइनस थीटा, देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई 90 माइनस 85 कितना होता है, 5। ठीक है, अब मैं पास पास लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस यहां पे कम पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखो ये आपका 10, अगर मैं 55 को क्या 90 माइनस 35 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, 90 माइनस 35 प्लस थीटा, बिल्कुल। यहां पर आप देखो cot 35 माइनस थीटा। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो गई कि यहां भी 85 माइनस थीटा है, यहां भी 85 प्लस थीटा है, यहां 35 प्लस थीटा है, 35 माइनस। अब एक चीज आप याद रखो कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो 90 माइनस थीटा होती है, इजंट इट। मतलब इस पूरी वैल्यू को हमें थीटा बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 90 माइनस 85 माइनस थीटा को कर दिए, तो हमें इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे हम cosec 85 प्लस थीटा, ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस sec तो हम लिखेंगे ही, लेकिन अंदर हम क्या करेंगे 90 माइनस, अब इसको पूरे को ब्रैकेट में ले जाएंगे। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं ब्रैकेट में ले जाऊंगा तो ये 85 तो रहेगा, लेकिन ये प्लस थीटा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, एक बात बताओ, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये माइनस 85 तो माइनस 85, और ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो दैट इज माइनस प्लस माइनस माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा होगा यहां पर, तो इक्वल में ये आएगा। अब बिल्कुल सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगी आपकी 90 माइनस 35 माइनस थीटा, यहां तक क्लियर। और साथ में क्या है दोस्तों, प्लस cot 35 माइनस थीटा। अब दोस्तों आप एक चीज जानते हो कि भाई sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cosec थीटा, ठीक है। और आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका cot थीटा। अब बिल्कुल यही प्रॉपर्टी आप यहां पे अप्लाई कर दो तो ये आपका क्या निकल के आ गई वैल्यू, cosec 85 प्लस थीटा, यहां पर ये जो माइनस, फिर आएगा cosec 85 प्लस थीटा। यहां पे जो 85 प्लस थीटा ये पूरा आपका थीटा की वैल्यू है, यहां पर cosec, यहां पे बिल्कुल देखो आप माइनस 10, सॉरी यहां पे 10 नहीं होगा, ये 90 माइनस होता है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot, ये हो गया आपका cot 35 माइनस थीटा, और यहां पर प्लस cot 35 माइनस थीटा। अब आपको बिल्कुल दिख गया कि सारी चीजें जो हैं आपकी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आपका आ गया 0। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इतना डिटेल आपको लग रहा है, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। देखो दोस्तों आपकी जितनी भी शिफ्ट होती है उसमें 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिस है ना, तो आप बिल्कुल देख के उसको 15-20 सेकंड में आराम से कर दोगे। इसमें आपको देख के समझ में आना चाहिए था कि भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 85 और प्लस को, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 90। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ कि जब भी यहां पर ये वाली वैल्यू थीटा और थीटा, मतलब cosec थीटा और sec थीटा, ठीक है, ये दोनों अगर वैल्यू की, इन दोनों का सम अगर 90 होता है कभी भी, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। देखो इसका मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव बताता हूं
कि आप इसको कैसे ऑल्टरनेटिवली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे वो मैंने डिटेल मेथड बताई, अब मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं कि जब भी यहां पर ये थीटा और ये थीटा, ठीक है, जो भी दो थीटा, अगर θ1 प्लस θ2 इनकी वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो आप भी जानते हो कि वहां पर जो कॉसेक थीटा होता है ये और सेक थीटा ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जब भी θ1 प्लस θ2 की जो सम होता है वो 90 होता है तो कॉसेक जो सेक के बराबर हो जाता है, कॉट जो है वो 10 के बराबर हो जाता है और साइन जो है वो कॉस के बराबर हो जाता है। मतलब आप सीधे ही इसको देख के, जब आपने देखा इन दोनों का सम 90 है, 85 प्लस थीटा, और इनका सम अगर जब भी 90 होगा तो ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है और बीच में ऑपोजिट्स आएंगे तो ये यहीं पर कैंसिल हो गया। यहां पर देखो ये 55 प्लस थीटा, इसको इससे ऐड करोगे तो थीटा और थीटा कैंसिल, 55 प्लस 35 कितना होगा, यहाँ पे होगा 90, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है कि दोनों सेम है तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया 0। तो आप इस क्वेश्चन को इतना डिटेल करना ही नहीं था, आपको ये देख के बनना चाहिए। ठीक है, मैं आपको जैसे अभी मैं आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अपनी इस चैनल पे कि आपको सारे फंडे अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle, so if AB is 8, BC is 7, CD is 6, then the length of AD is। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को आप देख के ही सॉल्व कर दो कि 8 प्लस 6 हो गया आपका 14 और 14 माइनस 7 इज 7, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको करना कैसे है। देखो इस क्वेश्चन में जो आपका लॉजिक लगा है वो क्या है, देखो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका एक सर्कल, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब कि इसके सरफेस को क्या कर रहा है, वो बाहर से ऐसे टच करेगा। ठीक है, इसके सरफेस को वो टच करेगा। कैसे, देखो ये आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आई होप कि एक अच्छा सा क्वाड्रिलेटरल बन जाए। ठीक है, ये अब यहां पर ये आपकी दूसरी साइड क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहां पे कि ये आपका ये साइड यहां पे टच करेगी और ये साइड आपकी यहां पे। ठीक है, अब दोस्तों क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि जो, अब देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है कि जो सर्कल को चारों पॉइंट पे टच करे। तो हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल को क्या मान लिया, ABCD। ये क्वेश्चन में आपके गिवन है, क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD। अब देखो लाइन से है तो लाइन से इसको पिक करो। अब AB की वैल्यू कितनी है 8, BC की कितनी है 7, CD की कितनी है 6। अब आपको AD की निकालनी है, तो AD की मान लो आपने X मान ली। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो जब भी दो चीज याद रखिएगा, जब अभी ये क्वेश्चन आपको एक डिफरेंट टाइप के भी इसमें मैं करवाऊंगा कि जब भी एक सर्कल है उसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब, मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल बाहर है, ठीक है, बाहर, अंदर नहीं, ठीक है, बाहर, इंस्क्राइब नहीं है, बाहर, तो सर्कमस्क्राइब में क्या होगा कि ऑपोजिट साइड का जो सम है वो इक्वल होता है। मतलब कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये क्लियर हुआ, मैंने आपको जैसे ही क्वेश्चन देखते साथ बताया था इसको कैसे करना है। तो AB प्लस CD यहां पे कितना है, AB प्लस CD 8 प्लस 6 दैट इज 14। ठीक है, और AD को हमने X मानी है और BC को कितना है, BC को 7 आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से दोस्तों आपकी X की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 7, तो X की वैल्यू हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों इस शिफ्ट को बहुत लोगों ने बोला यार कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मेरे को इसमें एक अच्छी बात क्या लगी कि इसके एडवांस मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, तो आप इसको देख के ही सॉल्व कर दोगे। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अर्थमेटिक, देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा आपको। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 7/3 years is 1201.60 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, सो द सम इज। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अब देखो इस शिफ्ट में क्या हुआ है कि जो आपका अर्थमेटिक है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, एडवांस मैथ्स बहुत ही सिंपल, आपने पिछला क्वेश्चन देखा था। इस क्वेश्चन में देखो 10% इंटरेस्ट है 7/3 years। अब ये ईयर्स के कारण ही क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट आपको गिवन है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब दोस्तों जब भी फ्रैक्शन जैसे 7/3 years है, अब जब भी फ्रैक्शन में ईयर्स दिए होंगे तो आपको हमेशा ट्री मेथड से सॉल्व करना। आप रेशियो नहीं लगाओगे क्योंकि रेशियो में इंडिविजुअल ईयर्स को कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 7/3 years को अगर लिख लें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 1/3 years। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, 2 + 1/3 years। और इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, 2 years, अब 1/3 का मतलब 4 months,
तो दोस्तों ये कुछ भी आपसे एग्जाम में लिखा आ सकता है इस तरीके से। तो देखो 2 साल 4 महीने की आपको ब्याज दी है 1201.60 रुपए, और आपको निकालना कितने की क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या करोगे आप, देखो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल ट्री मेथड लगाओगे आप, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अब ट्री मेथड के कुछ बेसिक्स तो आप सभी को पता ही होंगे। देखो सबसे पहले आप प्रिंसिपल के लिए, जैसे कि 10% है आपका, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, अब बात कितने की हुई है, 2 1/3 ईयर्स की, मतलब हम टोटल 3 ईयर्स लेंगे, टोटल 3 ईयर्स लेंगे तो मतलब 10 का क्यूब। अगर दोस्तों मान लीजिए मैं अपने प्रिंसिपल को कितना मान लूं, 1000 यूनिट, मैंने अपने प्रिंसिपल को माना 1000 यूनिट, तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट, ये आपकी सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट, और ये आपकी थर्ड ईयर की इंटरेस्ट। ठीक है, तो हर साल कितनी मिलती है, 10%, यहां पर भी 10% और यहां पर भी 10%, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहां पर 10 मिली तो ये हो गया 100, तो यहां भी 100 और यहां भी 100। लेकिन दोस्तों सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस पे भी मिलेगी, ये हो गई आपकी 10। थर्ड ईयर में क्या होगा, इस पे और इस पे दोनों पे तो पहले मिलेगी 10-10, फिर इस पे भी 10% मिलेगी, मतलब 1 यूनिट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 1000 क्यों लिया। 1000 लेने का रीजन ये है कि डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहां पर हमेशा एक बार आएगा जब भी 3 साल की बात होगी, यहां पर 2 आएंगे और यहां पर 4। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ है यहां पर, आप पहले तो इंटरेस्ट निकालो कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट है 100 यूनिट, सेकेंड ईयर में 110, तो टोटल कितना हो गया यहां पे 2 साल का 210 यूनिट, कितना हो गया 210 यूनिट। अब थर्ड ईयर में कितना है, तो थर्ड ईयर में 121 यूनिट। लेकिन दोस्तों ये पूरे 3 साल का आपको निकालना केवल 4 महीने का है, मतलब 1/3 का निकालना, 1/3 मंथ्स का। तो 1/3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, यहां पर 120/3। ठीक है, 121 यूनिट जो है वो आपका पूरे 1 साल का है, मतलब थर्ड ईयर का। तो 120/3 जो है आपका, ठीक है क्या, 120/3 जो है वो आपका 4 महीने का है। ठीक है, तो अब टोटल कितने यूनिट हो गया, 210 प्लस 121 कितना हो गया, 3 और 51। ठीक है, 3 और देखो 210 प्लस 121/3 ये कितना हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई 60 ये प्लस 121/3, तो ये आ गया दोस्तों आपका 751/3, 751/3। और इतने यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1201.60। यहां तक क्लियर। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब भी ऐसे रेशियो या यूनिट वैल्यू गिवन होता, जब भी यूनिट वैल्यू होती है तो एक रियल वैल्यू जरूर होती है, मैंने आपको बताया था। तो इस रियल वैल्यू के लिए आप क्या करो कि 1201, ठीक है, क्या है आपका 1201.6, ये कितने यूनिट की वैल्यू है, ये है आपकी 751, ये अपन अपॉन में 3 है, तो आप यहां पे 3 लिख दो, यहां पे 3। और आपको निकालना कितने की है, आपको निकालना है 1000 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप दोस्तों अगर इसको पूरा सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है कि सबसे पहले तो ये जो आपका 0 है, ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है ये आपके 0 से कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करो, आप यहां पे देखो सीधे देख सकते हो कि आप इससे इसको डायरेक्ट तो काट नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप इसमें क्या करो कि इसमें आप सबसे पहले तो क्या करो, डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे, ये आपका डिवाइड हो गया 12016। अब देखो जब भी ना आंसर में आप देख रहे हो कि सारी एकदम पॉजिटिव वैल्यू है, पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं है, तो मतलब ये डायरेक्ट कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, अब 1 टाइम पहले करो, 1 टाइम करोगे तो कितना आएगा 751। ठीक है, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4506। अब दोस्तों आप देख सकते हो 1 है और यहां पर 6 है, यूनिट डिजिट देखोगे तो सीधे आपको समझ में आएगा 1 को 6 टाइम करना है। 6 टाइम करके आप चेक कर लो कि 6 7 42, तो ये आपका सीधे सीधे 6 टाइम जाएगा, मतलब 16। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ गई 16 मल्टी, देखो यहां से ये कैंसिल हुआ 1 और यहां से ये पूरा कैंसिल हो गया 16 टाइम्स, तो 16 इंटू 3 इंटू 100। तो दोस्तों ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 4800। तो 4800 रुपीज जो है दोस्तों आपका ये प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा था। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले एक ट्री मेथड बनाई, पूरा कैलकुलेट किया, आपने ये निकाला इंटरेस्ट एक्चुअली मिला कितना, इंटरेस्ट मिला आपको 751/3 यूनिट, और इसी की वैल्यू कितनी दी आपको क्वेश्चन में 1201.6 रुपए। आपने 1201.6 को 751 से इक्वेट करके 100 और यहां पर आपने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको यहां पे 3 अपॉन में था। ठीक है, तो ये आ गया आपकी 4800 रुपीज जो आपका, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन
जैसे मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन भी देख के ही सॉल्व कर लोगे आप। एडवांस मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे शिफ्ट में, उनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे अगर आपको प्रैक्टिस है। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC, क्लियर, AL इज परपेंडिकुलर टू BC एट L। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ये दो ट्राइंगल अलग अलग ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल में क्या है कि AB इज इक्वल्स टू AC एंड AL इज परपेंडिकुलर टू BC, क्लियर। सेकंड ट्राइंगल में क्या है कि DEF में DE इज इक्वल्स टू DF और DM इज परपेंडिकुलर टू EF एट M। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ SSC में या जो भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जब भी दो ट्राइंगल की बात होगी तो सिमिलैरिटी अप्लाई होगी, मोस्टली अप्लाई होती है जब भी दो ट्राइंगल की बात होती है ना। और इस टाइप की स्पेशली जब आपको दो चीजें इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल में, देखो दोनों ट्राइंगल में क्या है कि AB इज इक्वल्स टू AC और DM इज परपेंडिकुलर टू EF, यहाँ पे BC ये जो आपका AL है ये परपेंडिकुलर है, तो देख के ही समझ में आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल में रेशियो सेम होता है और आपको रेशियो किसका गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, और ये रेशियो कितना है 9:25। मतलब ये देख के ही समझ में आ गया कि जो आपकी साइड्स का रेशियो होगा वो कितना होगा 3:5। इसका जस्ट स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3:5 है, और आपको निकालना क्या है DM प्लस AL, और DM की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, DM जो है इज परपेंडिकुलर टू EF, समझ में आ रही है भाई, DM इज परपेंडिकुलर टू EF। तो आप DM देखो सेकंड कंडीशन में क्या है 5, मतलब DM को आप 5 पुट कर दो और AL को आप क्या पुट कर दो, AL को आप 3 पुट कर दो, तो 5 प्लस 3 8 और 5 माइनस 3 2, तो आपकी आंसर कितनी आनी है 4। तो आपका जो ऑप्शन नंबर B है वही आपका आंसर होगा। यहां तक क्लियर, लेकिन मैं फिर भी आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूं जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं यार कि आपको एकदम बेस्ट तरीके से चीजें समझ में आए। प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में कि आपके पास दो ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, एक ट्राइंगल आपका ये हो गया आपका एक ट्राइंगल, ठीक है, और ये हो गया आपका दोस्तों दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल जो है उसका नाम क्या है ABC। सेकंड ट्राइंगल क्या है, देखो सेकंड ट्राइंगल क्या है, सेकंड ट्राइंगल जो है उसका नाम क्या है D, उसका नाम है आपका DE और F। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल में क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है, कहां से, ये आपका यहां से और इसमें ये आपका यहां से। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल में ही ये AB जो है AC इक्वल है इसमें, और इसमें ये किसके इक्वल है DE जो है वो EF के DE जो है आपका DF के इक्वल है। यहां तक क्लियर, मतलब कि AB जो है इसके इक्वल और ये जो है इसके इक्वल। ठीक है, आपको देख के समझ में आ रहा है भाई कि ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे। क्यों, जब दो साइड आपकी ये आपके ऐसे इक्वल है और बीच में ये भी आपका इक्वल होगा, तो दोनों इनके बीच का एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कौन कौन सा एंगल, देखो ये सिमिलर कैसे प्रूफ हुआ, सबसे पहले ये समझ लो आप। देखो जब दो साइड आपकी ट्राइंगल की इक्वल हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये वाला एंगल भी इक्वल, ये वाला एंगल भी इक्वल। ठीक है, और ये इसके इक्वल, तो तीसरे के भी इक्वल। अभी क्या है कि जो एरिया है इसका एरिया 9 है, तो इसका एरिया कितना है 25, 9:25। तो जो साइड्स का रेशियो कितना आएगा, जस्ट इनका स्क्वायर रूट, तो इनका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3:5। मतलब कि जितनी साइड्स हो गई, देखो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं उनकी साइड का रेशियो, मीडियन का रेशियो, ऑल्टीट्यूड का रेशियो, इन सर्कल सर्कम सबका रेशियो सेम होता है। तो 3/5 आपका रेशियो है। यहां तक क्लियर। अब जब 3/5 रेशियो है और आपको DM मतलब कि जो D से लेके M है और A से लेके L है, तो DM की वैल्यू आपकी 5 हो गई और AL की वैल्यू आप उसको x में भी लोगे तो सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेम है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5x प्लस 3x अपॉन 5x माइनस 3x, तो ये कितना हो गया आपका 8x अपॉन 2x। तो ये x से x कैंसिल और आपकी आंसर कितनी आ गई 4, ऑप्शन नंबर B। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ is equals to x centimeter, QR is equals to 16.8, RS is equals to 14, PS is equals to 25.2 and PR bisects QS। दोस्तों ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा PR bisects QS, यहीं पर आपका सारा जो मिस्टेक करने का स्कोप है यहीं पर होता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसमें बस वही जो प्रॉब्लम आती है मैंने आपको बताई कि वो उसको जो लोग सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। देखो सबसे पहले आप यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करते हो, मान लो
मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि दोस्तों मान लीजिए एक सर्कल है आपका, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हो गया आपका सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, PQRS। दोस्तों याद रखिएगा, नेमिंग बिल्कुल लाइन से करिएगा, कभी भी ऐसा ना हो कि यहां पे आप R लिख दो, PQRS। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि PR बाइसेक्ट्स QS, मतलब कि जो PR है ये जो डायगोनल है QS को बाइसेक्ट करता है, PR जो है वो QS को बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल है, याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज याद रखना जब भी इस क्वेश्चन में कि बाइसेक्ट कौन सा मतलब डायगोनल हो रहा है, ये पकड़ना आपको। PR बाइसेक्ट्स QS, मतलब बाइसेक्ट कौन सा हो रहा है, QS, मतलब आपको QS को बस देख के चलना है। अब PR से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब वैल्यूज कितनी है, PQ की वैल्यू है X, QR की है 16.8, RS की है 14 और आपकी PS की कितनी है 25.2। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखो करना क्या होता है, जब भी ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि हर साल इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इन क्वेश्चन में जो डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल आपका, ये जो आपका ये डायगोनल है जो आपका QS है जो बाइसेक्ट हुआ है, आपको इसके एंड पॉइंट को पकड़ना होता है। जैसे ये Q पॉइंटेड एंड हो गया और S, और इनके मल्टीप्लीकेशन का सम जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं X को 16.8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये किसके इक्वल होगा, 25.2 मल्टीप्लाई बाय 40। अब दोस्तों ये एक्चुअली आता कैसे है मैं आपको यहां पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक पूरा थ्योरम है। जब भी दो साइड्स ऐसे दो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है तो यहाँ पे सिमिलैरिटी लगती है। कैसे, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दिख रहे हैं, बड़े वाले ट्राइंगल 4, तो इनमें लग जाती है सिमिलैरिटी। तो जो रेशियो आता है वो x/25/2 आता है, x/25.2, और यहाँ पे आएगा 14/16.8, तो ये उधर चला जाता है और ये इधर चला आता है। तो ये होता है अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, बट आपको अभी इतना ही याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट जब भी अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा कोर्स दोस्तों मैं डिजाइन करूंगा जिसमें मैं बेस्ट से बेस्ट आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो कैसे कैंसिल करोगे, देखो सबसे पहले क्या करो कि ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट कैंसिल, यहां तक क्लियर। देखो ये 24 से काटोगे, 24 7 जा, ठीक है, 24 को 7 से करोगे तो 24 7, और यहां पे कितना आएगा 24 1 का 24 और यहां पे 1.5। यहां तक क्लियर हुआ, 24 1 का 24 और 0.5, क्योंकि यहां पे 12 बच रहा है, ठीक है, क्लियर। तो 1.5 से पूरा 24 आप ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो आपका 7 है, 7 से ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, यहां तक क्लियर। सॉरी आपका 10.5 होगा, 24 से ये आपका 10.5 होगा, क्योंकि 24 1 का 24, फिर हम आपका 10 लेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर। 10.5, तो 10.5 से दोस्तों आप अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21, ठीक है। अब हम 10.5 एक्चुअली आया कैसे, आप समझ गए। देखो 10.5 आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप 24 से करोगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर 1 कैरी बचेगा, 1 को तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। अब बचा 12, अब 12 बचा 24 कितना होता है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 21, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो इस शिफ्ट के जितने भी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन थे पूरे रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। अब दोस्तों हम ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, क्वेश्चन नंबर 8, तो देखते हैं हम। देखो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, अब इसको रीड करके तो क्या ही है। तो देखो इसको कैसे लिखना है, जब भी ये ऑफ वर्ड लगा होता है दोस्तों, ऑफ वर्ड, इसका मतलब होता है सबसे पहले आपको ऑफ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर होगा आपका 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/4, ये क्लियर। यहां पे आपका ब्रैकेट है, फिर यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/8, यहां तक क्लियर। फिर ये आपका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये डिवाइड आएगा, यहां पर देखो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 और ये आपका मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो मैं एकदम सिंपली करा रहा हूं, एग्जाम में आपको इतना नहीं करना, आप डायरेक्ट करोगे यहीं पर, ठीक है। अब देखो आपका ये कैंसिल, 1 यहाँ पे 2 आ गया, 1/2। अब दोस्तों 1/2 अगर आप 18 से 1/2 को डिवाइड करोगे 18 से, तो एक चीज याद रखना, जब भी डिवाइड का साइन हो तो ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है और उल्टी होकर मल्टीप्लाई में चली जाती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं 18 के अपॉन में यहाँ पे 1/2 लगाऊं तो 2 तो ऊपर ही चला जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका
36, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा देखो मैं करके बता देता हूँ, ये 2.2/3 है, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/8। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे 9/16 है, 3 3 9, 4 4 16, तो 16/9। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब यहाँ पर आपका रियल गेम स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करोगे किससे, 4 और ये 2, 4 और 2 से क्या हो गया कैंसिल, ये 8 पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 5/9। ठीक है, तो 36 × 5/9। ठीक है, अब इसको फिर से आप अगर डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड मत करो, फिर आप इसको मल्टीप्लाई लिख लो, 16 दूनी 32/27, तो आप इसको उल्टा लिख लो 27/32। क्लियर। अब आप इसको कैंसिल करो तो ये कैंसिल होगा आपका, 9 का 3 टाइम्स जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 1 9, 9 3 27। अब यहाँ पे करोगे तो 4 8 32 और 4 9 36। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो 3 5 15 और 59 135। तो दोस्तों आपका आंसर है 135/8। मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन टाइप करना मैं भूल गया हूँ, तो आप याद रखिएगा, आपका जो आंसर है वो 135/8, और इसका ऑप्शन लगभग ऐसा कुछ था कि इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 8 1 8, आपका 5 हो गया, तो 8 6 48। ठीक है, 16/7/8। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 16/7/8। देखो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस आपको बॉड मास का नियम पता होना चाहिए, और ऑफ वर्ड जहां भी लगाओ याद रखना सबसे पहले इसको सॉल्व करना, यहीं पे सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, A and B start moving towards each other from places X and Y respectively at the same time and speed of A is 20% more than B. Okay, so after meeting on the way, A and B take 2.5 hours and X hours now to reach Y and X respectively. So what is the value of X? ठीक है, तो अब दोस्तों थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन देखो करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। बस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कैसे सबसे पहले। ठीक है, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार समझ गए तो आप इसकी कैलकुलेशंस तो बहुत ही इजीली कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबे दिखते हैं ना, ये बेसिकली इनमें कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए, देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये है आपका एक्स पॉइंट और ये है आपका वाई पॉइंट। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब क्या हो रहा है, जो एक पर्सन है ए, ठीक है, ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब ए की जो स्पीड है दोस्तों वो 20% मोर है बी से। तो दोस्तों आप जानते हो कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब मैं हर बार फ्रैक्शन आपको नहीं बताऊंगा, आप सीधे याद कर लो कि 1/5 है। तो अगर मैं बी की मान लो, बी की फ्रैक्शन मान लूं 5 km/h, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी 6 km/h। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स लेके कर सकते हो बट जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 6 ले लो। तो दोस्तों अगर बी की 5 km/h, ए की 6 km/h, यहां तक क्लियर। तो ये पार्ट आपका क्वेश्चन का क्लियर। अभी क्या हो रहा है कि दोनों मिल रहे हैं एट सर्टेन पॉइंट। ठीक है, और उस पॉइंट पे मिलने के बाद जब वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको जो टाइम लग रहा है वो 2.5 आवर्स एंड एक्स आवर्स है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो यहां पे मान लो कि दोनों पर्सन यहां पे मिलते हैं। ठीक है, यहां पर दोनों पर्सन मिलते हैं। अब एक बात बताओ, ए यहां से चलना शुरू करेगा, बी यहां से चलना शुरू करेगा, भले इसकी स्पीड कम है, थोड़ा डिस्टेंस, बट दोनों जब मिलेंगे तो वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम चल चुके होंगे, क्योंकि भाई कोई रुका थोड़ी है, वो तो चलते रहेंगे। वो बात अलग है कि भाई ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो आपको पता है कि यहां जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि मतलब अगर मान ले भाई, ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर टाइम में कोई चेंज ना किया जाए तो अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। भाई अगर 1 घंटे में आप 50 की स्पीड से जाओगे तो 50 किलोमीटर चलोगे, 80 की स्पीड से जाओगे तो 80 किलोमीटर चलोगे। तो मतलब जो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तक क्लियर। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीका आपको करने का बता रहा हूं। ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते रहते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये 6 km/h और ये 5 km/h। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर इनकी स्पीड का रेशियो है 6:5, ठीक है, स्पीड का रेशियो है 6:5, तो जो उनका डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस उसका भी रेशियो क्या होगा 6:5। तो मतलब ए अगर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर किया है 6x, तो जो बी है वो यहां से यहां तक, मतलब ये मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे हम m, तो यहां तक
m से लेके y तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5x। यहां तक क्लियर? अगर इसकी डिस्टेंस 6x है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 5x। यहां तक क्लियर? अब क्या हो रहा है, मान लीजिए जो a है, अब ये a जो है यहां पर पहुंच गया और b यहां पर पहुंच गया। अब a को b तक पहुंचने में कितना घंटा लगा है? अब यहां से लेके मतलब ये 5x डिस्टेंस कवर करने में इसको 2.5 आवर्स लगा है। तो b को आपको बताना है कि जो b है उसको लगा है x आवर्स। तो कितना है x की वैल्यू, हमको यही बताना। अब बिल्कुल आप देखो, यहां तक अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सीधी सी बात है भाई कि इसको 2.5 घंटा लगा है a से b तक जाने में। ठीक है, अगर हमको 5x की वैल्यू या 6x की किसी एक की पता चल जाए तो हम निकाल देंगे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के। अब यहां पर देखो 2.5 आवर्स है और स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ आप, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जो डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, स्पीड है आपकी 6, टाइम आपका कितना है 2.5। तो 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 किलोमीटर। क्या आएगा? डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 15 किलोमीटर। लेकिन ये 15 किलोमीटर किसकी वैल्यू है? ये है डिस्टेंस आपकी 5x की वैल्यू। ठीक है, ये एग्जैक्ट आप 15 नहीं मान सकते हो क्योंकि आपको रेशियो भी पता करना। आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां से यहां तक 15 है और इनका रेशियो है 5:6। तो 15 जो है वो 5 की वैल्यू है। ठीक है, 15 जो, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो कि जो x d है जो आपका, ये है आपका 5x। 5x की वैल्यू कितनी है 15 किलोमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 किलोमीटर। अगर x की वैल्यू दोस्तों 3 किलोमीटर है तो आपकी 6x की वैल्यू कितनी आ गई? 6x की वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर। 6x की वैल्यू कितनी आ गई 18 किलोमीटर। यहां तक क्लियर? अब दोस्तों आप मेरे को एक बात बताओ कि भाई इसकी जो डिस्टेंस है 18 किलोमीटर है और इसकी स्पीड कितनी थी? b की जो स्पीड कितनी है 6x। यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस पता चल गई 18 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस आपकी है 18 किलोमीटर, स्पीड है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप सिंपल सा आपको टाइम निकालना है। टाइम कितना होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 3 15 और 5 6 30। तो दोस्तों जो 3.6 आवर्स है, ठीक है, जो आपका 3.6 आवर्स है, ये आपकी किसकी वैल्यू है? ये आपकी वैल्यू है x की। ठीक है, x दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय b टू रीच a। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 3.6 आवर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द एक्सप्रेशन a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब इज इक्वल टू। दोस्तों ये एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो जितने भी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल थे इस शिफ्ट में, कुछ नहीं करना है। देखो एक चीज याद रखना कि जब आपको ऐसी कंडीशन दी है तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे a b c जो है उसकी वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। या तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि इसके इक्वल में कुछ भी दिया नहीं, हमें इक्वल की ही वैल्यू निकालनी है। यहां तक क्लियर हुआ? और इक्वल की भी वैल्यू हमें 6a,b,c के ही फॉर्म पे निकालनी है। तो मतलब कि जो a b c की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, इसकी हमेशा एक अनसर्टेन वैल्यू होगी, वो कि सपोज करके आप कर सकते हो। या तो आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, आपके पास 3 वेरिएबल है, तो 2 को 0 बना सकते हो। भाई समझ में आया? आप 2 को 0 बना सकते हो। या तो आप यहां पे 2 को 0 बना दो, या तो आप तीनों को कुछ भी सपोज कर लो। क्लियर? आप या तो 2 को 0 बना दो और या तो फिर आप तीनों को कुछ भी सपोज कर लो, ये भी दोनों पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों ए को आप 0 मत नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन में चारों में देखो ए चारों में ए है, अगर आप 0 कर दोगे तो चारों 0 हो जाएंगे, है ना। तो अब आप मान लो, मैंने दोनों कंडीशन रख के देख सकते हैं हम बी और सी को हमने क्या पुट कर दिया 0। क्या पुट कर दिया? बी और सी को 0। तो अगर मैं बी और सी को 0 पुट कर दूं तो ये आपका बी से ये बी सी, ये बी, ये सी, यहां तक कैंसिल। तो आपका बचा कितना यहाँ पे a क्यूब प्लस a क्यूब दैट इज 2a क्यूब माइनस 8 क्यूब दैट इज माइनस 6a क्यूब। ठीक है, माइनस 6a क्यूब जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। मतलब हम क्वेश्चन में भी आप पुट करके देखते हैं। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं b को 0 कर दूं, c को 0 कर दूं, b को 0, c को 0, तो आपकी वैल्यू यहां पे क्या आ गई? यहां पे वैल्यू आएगी 6a क्यूब। अगर मैं b को 0, c को 0, b को 0, c को 0, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? देखो माइनस a स्क्वायर और ये कितनी आ गई? माइनस
6a³ तो दोस्तों यहीं से मुझे समझ में आ गया ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं सी और डी को। तो देखो b को 0, c को 0, b को 0, c को 0, तो ये कितना बना 3a²। यहाँ b और c को 0, ये b और c को 0, तो यहाँ पर क्या बना ये 3a³। तो यहाँ पर भी 3a³ है और यहाँ पर भी 3a³ है। यहाँ तक क्लियर। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आप चाहते तो b और c को 0 करके दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, a को 1 रख देते। मान लो आप b और c को 0 मान लो, लेकिन तीनों को 0 नहीं कर सकते, नहीं तो फिर सारा ही 0 हो जाएगा। a को तो आप 0 कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि a जो है तीनों के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, आप a को 1 रख दोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ दूसरी कंडीशन, वैसे तो यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन अगर आप a को 1 रख दो तो -6 है, तो यहाँ पर a को 1 रखोगे तो 6 आएगा, यहाँ पर a को 1 रखोगे तो -6 आएगा। तो ऑप्शन बी ही आपका हमेशा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर पॉसिबल होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब दोस्तों ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। आप डायरेक्ट देखो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना होता तो मुझे बहुत ही कम सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगते इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखो, जब भी ऊपर माइनस नीचे प्लस, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, सिंपल है। पहले आप इसको क्या करो, इन्वर्टेंडो लगा दो। इन्वर्टेंडो मतलब इसको उल्टा कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, सॉरी इसको आप लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने उल्टा कर दिया तो यहां भी उल्टा हो जाएगा। यहां से क्लियर। हमें इससे वैल्यू निकाल के इस पे पुट करनी है। सिंपल सा इस क्वेश्चन का लॉजिक यही है और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो जानते हो कि कंपोनेंडो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो सीधी सी बात है, ये tan tan कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी ये अपॉन में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 5 + 3 8 और 5 अपॉन 3 2, मतलब 5 - 3 दैट इज 2। और दोस्तों सेक थीटा क्या होता है आपका 1/cos, और टेन थीटा क्या होता है sin/cos, और इसको कैंसिल करोगे आ गया 4। यहां तक क्लियर। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको कैंसिल करो, cos से cos कैंसिल, और यहां पर ये जो 4 है आपका, तो 1/sin कितना होता है दोस्तों cosec। ठीक है, क्या होता है cosec। तो यहां से आपकी cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cosec थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों 4। यहां तक क्लियर। ये यहां तक क्वेश्चन जब हो गया तो आपको देख के समझ में आ गया कि भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब cosec हो गया, आपको cot निकालना है। cosec और cot में देखो आप चाहो तो इसको ऐसे ही मान सकते हो कि ये 4 जो है ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और 1 जो है आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है। आप बेस निकाल के पुट कर सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है कि cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ये होता है cot स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर। तो यहां पर पुट कर दो, देखो 4 4 16 -1 दैट इज 15। 15 की वैल्यू क्या है cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई √15। अब दोस्तों एक चीज याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा एग्जाम हॉल में कॉन्शियस होकर करना क्वेश्चन को, कि देखो सब आपके ऑप्शंस में √15 है, आपके पास cot 15 √15, मतलब आप एकदम सही जा रहे हो। ठीक है, कहीं पर भी आप गलत नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम इन सबको सीधे क्वेश्चन में उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, अब तो वैसे भी आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था। जितने भी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन इस शिफ्ट में बहुत ही सिंपल बने थे। तो आई होप कि आपको ये जितना भी मेरा पढ़ाने का तरीका है बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज। ठीक है दोस्तों, cosec थीटा की वैल्यू कितनी थी, cosec थीटा की थी 4, cot थीटा की थी √15, अपॉन में कितनी है 4 माइनस √15। अब देखो रैशनलाइज कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो अब आपको इसको रैशनलाइज करने का तरीका कैसे करना है। देखो सबसे पहले आप ये चेक कर लिया करो कि क्या डिनोमिनेटर में 1 बन रहा है। देखो 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15, तो यहाँ 1 बन रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 बनना है। और ऊपर जाके कैसे मल्टीप्लाई, देखो रैशनलाइज क्या करते हैं हम, साइन को चेंज कर देते हैं, दैट इज 4 माइनस √15, और अपॉन में भी सॉरी यहाँ 4 प्लस √15, यहां भी 4 प्लस √15। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है हम उसका साइन बस चेंज कर देते हैं। तो ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15 दैट इज 1। तो मतलब डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस वैल्यू निकालनी है 4 प्लस
रूट 15 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों सेम है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। कर दो स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 15 का स्क्वायर 15 प्लस 2 4 जा 8, 8 रूट 15। तो वैल्यू आपकी क्या आ गई? 31 प्लस 8 रूट 15, 31 प्लस 8 रूट 15। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट आपकी वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। देखो क्या लिखा है कि 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7। यहां तक क्लियर? तो अब दोस्तों यहां पे क्या है कि जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू ये 0 और 90 के बीच में है। किसके बीच में है? 0 और 90 के बीच में है। तो आपको क्या देखना है कि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू। अब दोस्तों 0 प्लस 90 है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज याद रखिएगा। सबसे पहले आप देखो 0 और 90 तो नहीं है, क्योंकि इसके नीचे बार नहीं लगा है। ये जो साइन है इसके नीचे अगर अपॉन में लगा होता अगर बार, तो फिर आपको 90 भी इंक्लूड। तो वैल्यू आपके पास क्या क्या बची? 35, 45 और 60। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत क्विक होना पड़ता है, क्योंकि आपको हमेशा उल्टी अप्रोच सॉल्व करनी पड़ती है। आपको आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना होता है। ठीक है, अब आप 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पुट करके देखोगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपका आंसर जो है आपका सीधे पुट कर सकते हो आप। लेकिन कभी कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर आपको उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में होगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। देखो अगर आप 30 पुट कर दो तो यहां पे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे बचेगा 1 प्लस 30 पुट करोगे तो ये भी 1/2, तो 15/2 हो जाएगा। तो 7.5 और 1 8.5, मतलब 30 तो वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक है, 30 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर दोस्तों मैं इसकी 45 पुट करूं तो देखो 45 पुट करोगे तो देख के समझ में आ रहा है यहाँ पे 1/√2 बन जाएगा, मतलब √2 आ गया। और ऑप्शन में आपके देखो कहीं पर भी √2 वैल्यू में नहीं है। √2 ना यहां पर है ना यहां पर है, तो मतलब कि आपका √2 तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मतलब सॉरी, यहां पर तो हो सकता है, बट यहां पर देखो 7 है, √2 तो आ ही नहीं सकता। अगर √2 अगर लेफ्ट साइड में है तो √2 RHS में भी होना चाहिए। तो मतलब ना ही 45 होगा। और 60 की वैल्यू क्या होती है? 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 करोगे तो भी √3 आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में ना ही आपकी वैल्यू 30 डिग्री है, ना ही आपकी वैल्यू 45 डिग्री है, ना ही आपकी वैल्यू 60 डिग्री है। तो अब इस क्वेश्चन को भाई करें तो करें कैसे? सिंपल सी बात है भाई, कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को? तो देखो अब क्या करो, आप इसको ब्रेक करो। इसको अब आपको फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनेगी? मान लो ये हो गया आपका 2 साइन थीटा प्लस 15। अब कॉस स्क्वायर थीटा को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। ये किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। यहां तक क्लियर? अब दोस्तों मैंने इसको लिख दिया 2 साइन थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है? ये है आपके 7 के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको इधर लेके जाओ, पूरी वैल्यू को इधर लेके जाओ, क्योंकि ये माइनस में आपको प्लस बनानी है। ठीक है, तो अब आपका आंसर कितना आएगा? 15 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन थीटा। क्लियर? ये 2 साइन थीटा यहां पॉजिटिव है, यहां जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और ये 15 यहां जाके -8, क्योंकि -15 प्लस 7 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैल्यू, ये बन गई दोस्तों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब दोस्तों ये लेंथी है क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है ना तो आपको इतना तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको जो डिटेल में कराता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में जरूरी नहीं ये सब लिखना पड़े, आप सीधे यहां पे देख के सीधे पुट कर सकते हो। साइन थीटा को दोस्तों मान लो मैंने x मान लिया। ठीक है, लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो गई? 15x स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा माइनस 8, सॉरी ये क्या हो गया? 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब दोस्तों ये 15 8 120, अगर मैं 120 को मुझे ऐसा ब्रेक करना है कि 2 का डिफरेंस आ जाए, तो 12 और 10 12 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करो तो 120 आता है, और इनका डिफरेंस कितना है? 2। तो दैट इज 15x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू
0। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों -12x और अगर मैं 10x को ऐड करूं तो 2x आएगा, मतलब मैंने एकदम सही तरीके से ब्रेक किया है इस क्वेश्चन को। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ, 15x में से इसको मैं अगर कॉमन लूं तो क्या क्या कॉमन आएगा? तो यहां पर आएगा दोस्तों 3x कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास 5x - 4। और अगर मैं यहां पर क्या कॉमन आएगा तो दोस्तों यहां पर कॉमन आएगा 2। क्या कॉमन आएगा? यहां पर कॉमन आएगा 2। तो दोस्तों यहां पे 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपके पास 5x - 4 = 0। अब यहां पे स्पेस नहीं दोस्तों तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को में से कॉमन लूं तो क्या कॉमन आएगा? 5x - 4 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 3x + 2। अब दोस्तों आप जानते हो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो जैसे जितनी डिग्री होती है उतनी ही x की वैल्यूज आती हैं, तो इसमें भी बिल्कुल सेम होगा। तो यहां से एक x की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इसको x 0 की, क्योंकि दोनों अब 0 के बराबर हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू अब अपने आप में 0 के बराबर, क्योंकि दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 आ रहा है मतलब दोनों 0 के बराबर हैं, तो 5x - 4 = 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4/5। यहां तक क्लियर? और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई -2/3। क्लियर? तो दोस्तों एक चीज अब आप देखिए, ये क्वेश्चन में देने का क्या रीजन होता है। देखो जो साइन थीटा, देखो x की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। यहां तक क्लियर? मतलब कि यहां से आपको एक चीज क्लियर है कि जो साइन थीटा है वो 4/5 हो सकता है और एक साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? -2/3। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि जो थीटा है वो 0 से लेके 90 के बीच में है, और 0 से लेके 90 के बीच में दोस्तों सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं कि नहीं? सारे रेशियो पॉजिटिव, मतलब कि इस वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4/5। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर? तो चलिए मैं बोर्ड को पहले रब कर देता हूं, अगर आपको देखिए स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसके आगे करने के लिए बोर्ड को रब करता हूं। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। दोस्तों साइन थीटा आप जानते हो क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये कितना है? हाइपोटेन्यूज। आप ट्रिपलेट जानते हो, ट्रिपलेट क्या होते हैं? 3, 4, 5। तो यहां से बेस की वैल्यू क्या आ गई? P आ गया आपका 4, H आ गया आपका 5, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3। ठीक है, अब आप सीधे आंसर में जो आपका क्वेश्चन है सीधे tan थीटा + cos थीटा इसमें आप पुट कर दो। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे आप पुट करोगे तो परपेंडिकुलर आपका 4, बेस आपका 3। cos थीटा आपका कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। क्लियर? और sec थीटा कितना होता है दोस्तों? तो इसी का जस्ट उल्टा, cos का जस्ट उल्टा क्या होता है? sec। तो यहां पे हो गया आपका 5/3। दोस्तों अगर मैं इन सबका एलसीएम ले लूं तो मेरा एलसीएम आएगा 15। तो ये हो गया आपका 3 5 = 15 और 5 4 = 20। यहां तक 20, और ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 25। यहां तक क्लियर? अगर मैं दोस्तों इनको ऐड कर दूं तो अब वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू होगी 45 + 9 दैट इज 54। 54/15। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये हो गया 20, यहां पे मैंने सही किया है ना? 4 5 = 25, 5 3 = 9 और 3 5 25। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका, यहां तक क्लियर? अब अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड कर दूं तो अब डिवाइड करने पे कितना आएगा? तो 5 3 = 45। अब बचा आपका 9/15, और 9/15 कितना होता है दोस्तों? 3/5। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो आपका आंसर है वो कितना होगा? 3/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी वो आपका करेक्ट आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सीधे साइन थीटा की वैल्यू निकाली, एक फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, और ट्रिपलेट। दोस्तों जब भी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखो आपका आंसर तो ऑप्शन सी आ गया। देखो इन क्वेश्चंस में आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी जब, कि देखो ट्रिपलेट आप डायरेक्ट अप्लाई करके चेक कर लिया करो। लेकिन कब आप ट्रिपलेट अप्लाई करोगे? जब आप देख रहे हो वैल्यूज बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 15 है, 7 है, तो आप डायरेक्ट ही ट्रिपलेट अप्लाई करके देख लेते 3 और 4 और 5। लेकिन अब उसमें भी आपको समझ बनानी पड़ेगी कि आप परपेंडिकुलर किसको ले लो और बेस को किसको ले लो। तो आपको बस अगर ये चीज आपका, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड से या फिर आपकी एक इनर कॉलिंग से आपने एक चीज क्लियर कर ली कि भाई जो ट्रिपलेट है अगर वो 3 4 5 लगने हैं, अगर ये चीज बस आपको क्लियर हो गई तो आप एक बार 3 और 5 पुट करके देख लो, एक बार 4 और 5 पुट करके देख लो। यहां तक क्लियर? तो आपको वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर वैल्यूज छोटी छोटी दी हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 को जो ऑप्शन सी है वो आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड 64.8 एंड इफ y इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू
38.4 एंड 57.6। तो हमें 2x रेशियो y की वैल्यू बतानी है, ठीक है, 2x रेशियो y। अब दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अब डायरेक्ट करना सीखो आप। देखो मीन प्रोपोर्शनल है क्या, x, तो पहले x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट AB, ठीक है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख दूं क्योंकि फिर आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी होगी, अंडर रूट 12.8 मल्टीप्लाई बाय 64.8। दोस्तों याद रखना, आपको बिल्कुल बड़ी बड़ी वैल्यूज लेनी है, नहीं तो आप बहुत अटकोगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ये मत सोचना बहुत जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर ये नहीं आएगा तो आप एसएससी क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें प्रैक्टिस होंगी और आपको ऐसे ही करने की आदत डालनी है कि भाई मुझे बड़े बड़े नंबर। अब देखो मैं बड़े नंबर क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्तों 128 का एक फैक्टर क्या होता है, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप 8 को बाहर निकालोगे, ठीक है। कैसे स्क्वायर निकाला मैंने, आपने देखा ना कि मैंने 8 को यहां से डायरेक्ट बाहर निकाल लिया, यहां तक क्लियर। अब यहां पे क्या बचा आपके पास, 0.2। अगर मैं 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बचेगा, 1, सॉरी एक सेकेंड में, मुझे थोड़ा सा ये ड्राइंग वगैरह करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो 8 है, मान लीजिए मैंने रूट के अंदर क्या किया कि भाई अगर मैं 0.2 बचा है, 0.2, इसको अगर मैं 64.8, ये भी आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। तो 64.8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8। और अंदर देखो एक चीज बताओ, ये कितना बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये बनेगा, देखो 64 का डबल 128 और 8 दूनी 16, मतलब 1296। तो और 2 पॉइंट के पहले 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग गया तो 12.96। अब दोस्तों x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय, देखो 12.96 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12.96, तो 1296 होता है 36 का, मतलब 36 का, और पॉइंट लगा है मतलब 3.6। यहां तक क्लियर दोस्तों, मैं आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28। तो 28.8 जो है आपका वो किसकी वैल्यू है, वो है आपकी x की वैल्यू। यहां तक क्लियर। अब दोस्तों हम y की बात करते हैं, तो y क्या लिखा है, y इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब कि देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि b²/a, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो y है, y का मतलब क्या है कि y का मतलब है 57.6 मल्टीप्लाई बाय 57.6 अपॉन इसके बाद जो आपका 38.4, ठीक है। अब दोस्तों आपको स्कूल के जैसी कैलकुलेशन नहीं करनी कि आप पॉइंट हटाओगे फिर पॉइंट रिमूव करोगे, ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट। देखो ये एक पॉइंट है आपका, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, क्योंकि एक डिजिट के पहले, यहां भी एक डिजिट के पहले। अब देखो 576 से जब भी ऐसे नंबर दिए हो ना, देखो जाहिर सी बात है रेशियोज पूछा है तो ये सब कैंसिल तो होना ही है, कुछ ना कुछ ऐसे नंबर जरूर होगा जो इनको कैंसिल करेगा। अब देखो 576 के मल्टीपल क्या, तो ये 24 का स्क्वायर है, तो हम सीधे इसको 24 से कर सकते हैं। भाई ये 24 का स्क्वायर है, मतलब 24 को 24 टाइम्स, तो हमने 24 से इसको कैंसिल किया तो 24 आ गया। अब इसको करो 24 1 24 और 24 के बाद ये 14 बच रहा है, तो 24 पंचे 120, 24 छिक्का, मतलब ये 16 बचा यहाँ पे, 16। यहां तक क्लियर। तो आई होप गाइस कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब देखो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 16 और 8 3 24। देखो मैं कैसे कैंसिल कर रहा हूं ना, समझ में आ रहा है आपको, इतना इजी क्यों बन रहा है कैलकुलेशन। आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है कि 8 3 24, 8 2 16। अब आप इसको फर्दर कैंसिल कर दो, फर्दर कैसे कैंसिल कर दो, 2 से इसको करो तो 2 2 4, ठीक है, 2 8 16, ठीक है, और 0.8। दोस्तों आपकी वैल्यू आ गई 3 × 28.8। अब एक चीज आपको तो यहां पर क्लिक करनी चाहिए आपके दिमाग में, देखो कैलकुलेशन में कैसे स्मार्ट बनना, आपको स्मार्टली कैसे कैलकुलेट। 28.8 आपको मिल गई और आपके पास 28.8, तो x की वैल्यू भी आई थी, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो ही मत। तो यहां से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 28.8। तो दोस्तों ये थी आपकी y की वैल्यू। अब आपको मिल गई x की वैल्यू और आपको मिल गई y की वैल्यू। अब आपको निकालना है 2x रेशियो y। तो 2x रेशियो y कितना होगा दोस्तों, तो 2x रेशियो y होगा 2 × 28 पॉइंट। देखो हर चीज मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, आपको थोड़ा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपके पास 25 से 30 मिनट होते हैं 25 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो एसएससी में यही तो मेन होता है कि आपकी कैलकुलेशन में आप कितना स्मार्टली कर पाते हो। देखो 28.8 से 28.8 कैंसिल, आपका आंसर सीधे आ गया 2:3। अब आप इसी क्वेश्चन को एग्जाम में देखते हो तो आपको लगता है यार कितना टफ है, कितना बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा तो है लेंथी,
टाइम के हिसाब से, बट आपको अगर अच्छे से कैलकुलेशन अच्छे से आ रही है तो थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर है, ठीक है। तो 2:3 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या है कि अ रेस ट्रैक इज इन शेप ऑफ रिंग, ठीक है, हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस आर 440 मीटर एंड 506 मीटर, यहां तक क्लियर, रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 6 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब दोस्तों एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। क्यों, अब यार मैं सारे ही क्वेश्चन में बोल रहा हूं, बट है, अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक्चुअली करना कैसे है, आई होप कि यार इस बार सर्कल ड्रॉ हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर हमें हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो ड्रॉ हो रहा है सर्कल आपका। तो दोस्तों ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अब एक और सर्कल है, ये हो गया आपका एक और सर्कल, ये एक सेकंड में एक छोटा सर्कल थोड़ा छोटा बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो गाइस आई होप कि यहां तक देखो, ये जो सर्कल है इसमें ये रेस ट्रैक है, ये है ट्रैक आपका, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है सर्कल के बाहर वाला, ठीक है। आप दौड़ लगाने जाते हो तो यहाँ ऐसे ट्रैक होता है ना, ये ट्रैक। तो अभी क्या लिखा हुआ है कि जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला है बड़ा सर्कल, ठीक है, जो आपका बड़ा सर्कल है, तो बड़े सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस कितनी है 506, और बाहर वाले की सर्कमफ्रेंस कितनी है 440। अब दोस्तों ये सर्कमफ्रेंस से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और फर्स्ट वाली कंडीशन पहले हम छोटे वाले का निकालते हैं 440। अब देखो दोस्तों, अब आपको कैसे कैलकुलेशन इजी बनानी है कि जो 44 होता है, 44 कब होता है सर्कमफ्रेंस, जब आपकी रेडियस 7 होती है। जब आपकी रेडियस 7 होती है तो जो आपका फ्रैक्शन बनता है वो रेडियस 7 होती है, जो सर्कमफ्रेंस होता है 44। तो मतलब अगर 440 है तो मतलब आपकी रेडियस कितनी होगी 7 × 10 दैट इज 70। लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता दूं, देखो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएंगी, ठीक है। ये सब याद रखना है। देखो 2 × 22/7, ठीक है, 2πr, इसकी वैल्यू क्या है 440। आप कैंसिल करो तो 22 से करोगे तो ये आपका 20 आएगा, 2 से करोगे तो ये आपका 10 आएगा, 7 से करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब r1 आपका कितना आ गया 10, छोटा वाला, ये छोटे वाले का कितना आ गया 10, सॉरी 7 × 10 = 70, r1 कितना आ गया आपका 70। अब दोस्तों बड़े वाले की बात करते हैं हम, तो सिमिलरली 2 × 22/7 × r2, ये कितना दिया हुआ आपके क्वेश्चन में 506। अब आप इसको कैंसिल करो, आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका देखो 22 से कैंसिल करोगे तो 22 का 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये 22 से 23 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, r2 की वैल्यू कितनी आएगी 7 3 21, 2 7 दूनी 14 1 15, 151/2। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 150 का मतलब क्या होता है, 150 का मतलब होता है 75। तो आपकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, वो आ गई 75.5, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। सो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक होगी यहां पर, ये देखो आपका यहां पर अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 2 14 और 2 16, मतलब ये 161 होगा, 161/2, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80.5, कितनी आ गई 80 पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू है 70 और यहां से लेके यहां तक मतलब बाहर तक, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लो कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 80.5। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर ये 0.5 नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, ठीक है। लेकिन अब ये 0.5 के कारण आपकी कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, ठीक है। अब आई होप कि समझ में आ गया आपको। देखो दोनों का सर्कमफ्रेंस दिया है मैंने, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस निकाल ली, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों आप एक चीज जानते हो, अब आपको रेस की ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक, इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे आप, बड़े वाले सर्कल से, पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया से अगर मैं अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, बड़े वाले सर्कल का ये जो बड़ा वाला सर्कल आपको दिख रहा है, अगर मैं इससे बड़े छोटे वाले को माइनस कर दूं तो ये ट्रैक की एरिया मिलेगी, ठीक है। ट्रैक की एरिया तो मतलब कि πr2², बड़े वाले को मैंने r2 माना है, इसको r1, तो πr2² माइनस πr1²। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। तो पाई को अगर मैं कॉमन ले लूं
तो पाई को लेने पे कॉमन कितना आएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहां तक क्लियर। इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई R1 प्लस R2 और R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, क्योंकि A प्लस बी A माइनस बी। आई होप गाइस कि आपको यहां तक क्लियर। अब मैं यहां पे आपको इसको रब कर देता हूं, ठीक है। यहां से हम जो आपकी रियल कैलकुलेशन है वो यहां से आपकी शुरू होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो ये हो गया आपका 22/7, ठीक है। R2 आपका कितना था, 80.5, और यहां पर आपका R1 कितना था, तो आपका R1 था 70। तो 80.5 और 70 कितना हो गया, 150.5। यहां तक क्लियर भाई। 80 और 70 150 अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 80.5 और इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.5। क्लियर। 80.5 से अगर मैं 70 को माइनस करूं तो 10.5 आपका आंसर आएगा। यहां तक क्लियर। अब दोस्तों आप इसको इससे कैंसिल करो तो 7 का 1 और 15 7 का मतलब 15 सत्ते 105, मतलब 15 7 105। तो ये जो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी जो आंसर होगी वैल्यू, आंसर की जो वैल्यू होगी वो होगी 22 इंटू 150.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। यहां तक क्लियर हुआ। आई होप गाइस कि आपका यहां तक जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को आपस में। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 22 पंचे 110 कितना हो गया, 22 पंचे 110, तो शून्य, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो 11 आ गई, तो 22 का शून्य, यहाँ पे हो गया आपका 1, ठीक है। यहां पे हो गया आपका 1, ठीक है। दोस्तों 22 पंचे 110, तो वो आपका पॉइंट के बाद 0 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे आपका 11 कैरी है, ठीक है। आप इसको शून्यम, ये 1, तो आपका कैरी अब यहां पे 1 आ गया। 22 पंचे 110 और 1 111 की वैल्यू आ गई आपकी 1, और यहां पे बची आपकी फिर से 11, 22 कम 22 और 11, 22 11 कितना हो गया, 33, ठीक है, 33। अब दोस्तों 3311 इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है हमें 1.5 से मल्टीप्लाई। अब 1.5 से कैसे करोगे, अब इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 15 एकम 15 की 5 हासिल 1 16 1, ठीक है, 6 4, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 49, ठीक है। कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 49, ठीक है। ये गलत यहां पे मैंने लिख दिया है, ये हो गया आपका 49, ठीक है, 4966.5, ठीक है। तो यहां तक की जो आपकी सॉल्यूशन है दोस्तों कितनी है, 4966.5, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब दोस्तों आपका रियल जो क्वेश्चन है, यहां पे आपका एक तरह से क्वेश्चन फिनिश हो गया है, लेकिन आपका लास्ट में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन का। वो क्या है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ 6 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि दोस्तों 1 स्क्वायर मीटर में, ये आपका एरिया निकल के आ गया, ये आपका स्क्वायर मीटर है, 1 स्क्वायर मीटर का 6 है, तो इतने स्क्वायर मीटर का कितना होगा, 4966.5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और आपकी जो आंसर है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 3 36 3 39 की 9 हासिल 3, 6 3 36 3 39 की यहाँ पे फिर 9 फिर हासिल 3, 6 9 54 57 की 7 हासिल 5, ठीक है। 6 चौके 24 5 29। वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, जहां आपको 2 9 दिख गए थे, पहली बात तो 1 9 दिख गया था दोस्तों, आपको तुरंत समझ जाना था ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। लेकिन इसमें आपका ऐसे ही निकल के आ गया 29799। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। मैं दोस्तों फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि बाहर वाले सर्कल का पेरीमीटर इतना था, अंदर वाले का इतना था। हमने दोनों का डिफरेंस निकाला पेरीमीटर से, मतलब उनका रेडियस निकालने का उनका डिफरेंस निकाल लिया एरिया में। तो कितना आ गया आपका एरिया, आ गया आपका 4966.5। फिर पर स्क्वायर किलोमीटर का आपका एरिया का जो है प्राइस है वो 6 है, 6 रुपीज। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 29,799, ठीक है। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों थोड़ा सा लेंथी पेपर है, ठीक है, बोर मत होइएगा और बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में 40 से इवन 45 नंबर भी बढ़ेगा। ऐसी शिफ्ट अगर आएगी तो इवन आप लकी हो सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन 200 नंबर के पेपर में बच्चों को आप देख रहे हो 220 230 तक स्कोर चला जाता है, तो आपके पास एक अच्छा चांस होता है टफ पेपर में। बस थोड़ा सा अपने मोरल को डाउन मत होने देना कभी एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द गिवन, देखो इसमें भी 15 से 16 17 क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही रहे हो, ठीक है। आपके पास 7 8 क्वेश्चन का ही डिफरेंस आ रहा है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है।
और अगर आप 8 क्वेश्चन का डिफरेंस आ भी रहा है तो आपके 16 नंबर जाएंगे और 40 नंबर मिलेंगे, तो सोचिए कितना फायदा आपको। लेकिन बस ये तभी फायदा होगा जब आपको अच्छे से प्रिपरेशन है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन आपके मिस आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज ABCD। ठीक है, ये तो बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा है, तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सीधे ये पढ़ेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी B इन 2014, मतलब कि B का 2014 में कितना है और 2017 में कितना है, तो 90 और प्लस 106, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 190 और 106 को ऐड करो कितना आएगा, 196। ठीक है, तो B का कितना है, 196 is what percentage of the total number of engineers recruited by C during 2015 to 19। मतलब 15 से लेके 19 के बीच का C का देखना है, मतलब आपको इतना पूरा ऐड करना है और ये निकालना है कि 196 इनका पूरे का कितने परसेंट है। ठीक है, तो सिंपल सा यार, ऐसे क्वेश्चन को देखो कैलकुलेशन कैसे करना, सबको आप बेस वैल्यू मान लो 100, सबकी बेस वैल्यू हमने मान ली 100, तो 100 100 100 100 100 मतलब 500 हो गया आपके पास, क्या ये हो गया आपका 500। अब ज्यादा वाले कितने हैं, 2 हैं, 10 और 5 15 ज्यादा वाले हैं, और कम वाले कितने हैं, ये तीनों। कितना कम है, -7 -6 -2, मतलब 7 6 13 और 2 15, और 15 को अगर आप माइनस करोगे तो आएगा 0, मतलब एक्स्ट्रा जो आपका मतलब जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो वो 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब जो आपका इनका एडिशन होगा वो कितना होगा, 500। सी का एडिशन कितना है, 500। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, ये बिल्कुल सिंपल सा 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। इनको आपने ऐड किया, आपको सीधे क्या निकालना है कि भाई 196 जो है वो 500 का कितने परसेंट है, और 500 का है 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, 5 से निकालोगे कितना आएगा, 5 3 जा 15, 4 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, तो दैट इज 39.2। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल रहते हैं, आपने देखा नहीं क्वेश्चन कितना ईजी था। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको कुछ लॉजिक बताना चाहूंगा। टाइम एंड वर्क में लोग बहुत अटक जाते हैं क्वेश्चन में। देखो एक चीज याद रखना कि ए और बी में अगर मैं ये बोलूं कि भाई ए को करने में, ऐसे मत समझो आप, ऐसे समझ लो कि ए को किसी काम करने में 1 दिन लगता है और बी को उसी काम को करने में 2 दिन लगता है, तो ये चीज आप समझ गए ना भाई कि 1 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है, मतलब ये जस्ट डबल एफिशिएंट है उससे काम करने में। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या आएगी, 2:1। इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर डेज जो होते हैं उनका रेशियो उनके एफिशिएंसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, काम करने की क्षमता जो होती है उनके दिनों की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो जस्ट इनवर्स होता है। बस इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या दिया है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 40 डेज, मतलब ए किसी काम को 40 दिन में कर लेगा। ठीक है, ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। बी जो है 25% ज्यादा एफिशिएंट है। बी अगर 25% ज्यादा एफिशिएंट, 25% मतलब 1/4, भाई 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है, मतलब कि 25% ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, मतलब कि अगर ए जो है वो 4 यूनिट की वैल्यू है तो बी जो है वो 5 यूनिट की वैल्यू है, मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी ए और बी की। यहां से आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ही करवा देता हूं, मैंने सोचा था कि मैं इसको बहुत इजी करा लूंगा। देखो ए और बी हैं, 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ए अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। एफिशिएंसी, ये क्या एफिशिएंसी, तो मैंने अभी बताया टाइम का रेशियो जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब 5:4 होगा। तो बच्चों 5 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू 40 दी है, मतलब 8 टाइम्स, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 टाइम्स, तो आपकी कितनी आ गई 32। मतलब बी को उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, 32। भाई आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ए 40 दिन में कर रहा है, बी 32 दिन में, मतलब उससे कितना एफिशिएंट ज्यादा है, ये 25% ज्यादा एफिशिएंट है ना। अब देखो हम बात करते हैं सी की। ठीक है, अब सिमिलरली आप सी का भी देखो, सी जो है वो किससे ज्यादा है, सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। 28% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 7/25। ठीक है, मतलब कि जो बी है और सी, बी अगर 25 यूनिट काम करेगा तो सी कितने यूनिट काम करेगा, 32 यूनिट। कितने यूनिट काम करेगा भाई, सीधी सी बात है 25 और 7, यहां तक क्लियर। बी अगर 25 यूनिट काम करेगा तो सी कितने यूनिट काम करेगा, 32 यूनिट। बिल्कुल क्लियर हो गया यहां तक। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर बी 25 यूनिट काम करेगा, सी 32 यूनिट काम करेगा, तो जो डेज का जो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, डेज का जस्ट इनवर्स होगा। तो ये हो गया आपका 32 और ये हो गया आपका
25, मतलब कि अगर बी जो है वो 32 दिन में किसी काम को करता है तो सी उसी काम को 25 दिन में करेगा। देखो बी का पहले से 32 दिया तो आपको रेशियो इक्वेट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सी की वैल्यू आ गई आपकी 25 यूनिट। यहां तक क्लियर। ए अब कर रहा है 40 दिन में, बी कर रहा है 32, सी कर रहा है 25। अब दोस्तों जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है और अब लोग उसमें ही प्रॉब्लम आपको होने लगती है। यहीं तक यही चीज अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता तो आप तो 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देते, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि भाई क्या ही था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल था। आप चाहते तो आप इसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर देते। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब इसके बाद अब आप सीधे देखो क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप, कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है कि दे वर्क फॉर 5 days सो द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी एलोन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके एग्जामिनर ने बस उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। ठीक है, अब आप क्या करो इसमें, इनका एलसीएम लो। अब एलसीएम कैसे लोगे, देखो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखोगे 25 मल्टीप्लाई बाय, देखो 25 का 5 कॉमन इसमें आ गया, 8 इंटू 32 मतलब कि 32। आपका एलसीएम क्या निकल के आ गया 25 इंटू 32। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूं यार मल्टीप्लाई करना, जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो आपका वर्क है, आपने वर्क कितना सपोज कर लिया 25 इंटू 32 यूनिट, ये दोस्तों आपका वर्क है। देखो बाद में आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहो तो आप यहां पे भी लिख कर सकते हो कि 25 को 2 से करोगे तो 50 आएगा और यहां पर आपका 80 आएगा। 800 यूनिट वर्क है टोटल। अब दोस्तों अगर 800 यूनिट वर्क है, एक को करने में 40 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, सीधी सी बात है 20 यूनिट। भाई 800 टोटल वर्क को 40 दिन में करता है, एक दिन में 20 करेगा। अब यहां पर देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके क्यों लिखा है 800 को, आप यहां से देखो यूनिट वैल्यू निकालने में बहुत ईजी पड़ता है। बी पूरे काम को 32 दिन में करता है, तो 800 से 32 को डिवाइड कैसे कर सकते हो भाई, यहां पे 32 कॉमन है, बचा कितना 25। देखे आपने, सिंपल ये बेसिक चीजें होती जो आपकी प्रैक्टिस के साथ आती है, क्योंकि आपको अब आइडिया लग गया कि भाई मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और पता चलेगा। यहां पर देखो 25 है, यहां पर भी 25 पहले से है, तो आपका बचा कितना, आपका बचा 32। तो ये आ गई दोस्तों एफिशिएंसी किसकी, ए बी और सी की। अब क्वेश्चन आपका हलवा, बिल्कुल हलवा हो गया क्वेश्चन। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। देखो एक दिन में कितना काम हो रहा है, देखो 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 77 यूनिट जो है वो एक दिन का काम है। कितने दिन का, एक दिन का काम है 77 यूनिट। तो 5 दिन का काम कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 7 35 3 38, 385। ठीक है, तो दोस्तों 385 आपको 800 में से मल्टीप्लाई करना है। 800 में से 385 माइनस करोगे कितना आएगा, ये बचेगा आपका 15 और यहां पे बचेगा 4। तो दोस्तों जो 415 यूनिट वर्क है ये अब कौन करेगा, बी करेगा। और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 25 यूनिट। तो दोस्तों अब आप इसको 415 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो 25 एकम 25 16, 25 छिक्का 150 और 15 कैरी बचेगा तो 25 छिक्का 150। तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16.6 डेज। ठीक है, मैंने किया क्या है, एफिशिएंसी से सीधे इनकी वर्किंग का रेशियो निकाल दिया, फिर मैंने इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाला और फिर मैंने तीनों का 5 दिन का काम निकाल के उसको माइनस कर दिया। तो जो वर्क आपका बचा वो आप कौन करेगा, वो करेगा आपका बी। कौन करेगा, आपका बी। और बी ने कितने दिन में किया 16.6 डेज में। दोस्तों आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये भी डीआई का बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, तो सीधे हम नीचे देखते हैं। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी डी इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय बी इन द गिवन 6 ईयर्स। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो डी है वो कौन कौन से साल में बी के एवरेज इंजीनियर से कम नंबर्स ऑफ कैंडिडेट रिक्रूट किया है। ठीक है, तो दोस्तों पहले बी को हम ऐड करके देखते हैं, सबसे पहले इनका एवरेज निकालना है। तो दोस्तों यहां से ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 230 और 90 कितना हो गया 230 और 90 320। ठीक है, 320 यहां तक क्लियर। अब इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा 100 और 100 कितना होगा 200 और ये 18 और 6 24। ठीक है, कितना हो गया 100 200 और 224 प्लस में अगर 100 ऐड कर दूं तो 324 में से कम मतलब 322। तो मतलब दोस्तों जो आपका टोटल सम है वो कितना है 642 और अगर मैं इनका एवरेज ले लूं 642 अपॉन 6 तो कितना आ गया 6 कम 6 6 7 42। मतलब कि दोस्तों जो आपका कंपनी बी है उसका एवरेज रिक्रूटमेंट कितना है इंजीनियर्स का 107। तो अब आपको निकालना है कि डी का कौन कौन से साल में 107 से कम रिक्रूटमेंट हुआ है। तो
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका एक तो 2014 में हुआ है, 2 कम है, फिर 2015 में भी हुआ है, फिर 2016 में भी हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर 2017, 18 और 19 में देखो आपका जो डी है उसका रिक्रूटमेंट 107 से ज्यादा है। मतलब कि दोस्तों 3 ऐसे ईयर हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। 3 साल में इनका कम है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों ये भी डीआई का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का, ठीक है। डीआई के क्वेश्चन थोड़े से इजी थे इस शिफ्ट में, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि डीआई हमेशा इजी आती है, कभी कभी डीआई बहुत टफ होती है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय ए एंड बी इन 2015 एंड 18, ठीक है। मतलब कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए एंड बी इन 15 एंड 18, मतलब ए और बी का 15 और 18 में टोटल रिक्रूटमेंट कितना है ए और बी का। अगर मैं 15 में देखूं तो इनका कितना है, 15 में है आपका 132 और 18 में कितना है 148, ठीक है। और बी का कितना है 118 और ये कितना है 112। अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो देखो ये दोनों कितना मिलके बनेंगे, एक तो ये बनेगा आपका 80 और ये 280 प्लस यहां पर कितना बनेगा 280 प्लस 200 और ये 30, मतलब कि 280 प्लस 230 मतलब कि 510, 280 प्लस 230, तो दोस्तों कितना हो गया आपका 510। ये किसका है ए प्लस बी का। अब क्या बोला है, टू द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी एंड डी इन 2014 एंड 2018। सी एंड डी का कब निकालना है, 2014 एंड 2018 का, ठीक है। इनको ऐड कर दो टोटल, तो ये कितना हो गया 190 और ये कितना हो गया आपका, यहां पे हो गया 1 और ये 90 और ये हो गया आपका कितना 230। इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 2 और 1 3, 420। तो दोस्तों आपको निकालना है क्या रेशियो, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 510 रेशियो 420। तो दोस्तों आप देख के बता सकते हो कि इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो आपका बचा कितना 3 से आप कैंसिल करो, 3 से ये 14 टाइम्स और 3 से ये 17 टाइम्स, मतलब कि जो आपका आंसर होगा वो 17:14, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि कुछ ही क्वेश्चन से तो डिफिकल्ट थे, ठीक है। अ ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है, वेयर डी लाइज ऑन बीसी। यार अब बिल्कुल समझ में आ गया कि सीधे सीधे परपेंडिकुलर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। सो द एडी की वैल्यू आपको दी है, ठीक है। एडी की वैल्यू है 4√3। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम बना के चाहूं तो चलिए ठीक है मैं बता देता हूं। देखो ये आपका ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल है, मतलब ये और ये इक्वल है, ए बी और सी, और आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी गिवन है 4√3। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हो कि हाइट की वैल्यू क्या होती है, हाइट की वैल्यू होती है √3/2 इंटू ए। ये किसकी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट, और हाइट की वैल्यू कितनी दी आपकी 4√3। तो 4√3 को आप इक्वेट कर दो तो आपको साइड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिर आप पेरीमीटर निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब ये √3 से आपका √3 कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो दोस्तों 3a आपका पेरीमीटर होगा तो कितनी हो जाएगी वैल्यू आपकी 24। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 19 का था, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सिंपल है कि अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 20% अबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20% एंड द रेजेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%, ठीक है। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि दोस्तों अनु है एक लड़की, उसने क्या किया कि 25% अबव द कॉस्ट प्राइस उसने अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स की। तो दोस्तों मान लीजिए ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए, तो उसने 25% अबव उसको सेलिंग प्राइस सोचा था, उसने कितना 125 सोचा था कि भाई अगर मैं 100 रुपए में किसी प्रोडक्ट को बनाऊंगी और 125 में बेचूंगी। लेकिन हुआ क्या कि कॉस्ट जो है 20% ऊपर चली गई, मतलब कॉस्ट कितनी है 20% अप, मतलब +20, क्योंकि 20 का 20% 100 का 20 तो 120। सेलिंग प्राइस कितना उनने बढ़ा दिया 10%। उनने बोला भाई अब कॉस्ट गई है हम सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, इनने कर दिया 10% का बढ़ावा, मतलब 12.5। तो कितने का इंक्रीज कर दिया 12.5 का। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है 137.5। तो अब बताना दोस्तों आपको
प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालोगे दोस्तों, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 12 और 10 17.5 मतलब 17.5 का दोस्तों प्रॉफिट हुआ है, और किस पे हुआ है, 120 पे प्रॉफिट हुआ है। तो आपको बताना है 100 पर प्रॉफिट, ठीक है, किस पे बताना है, 100 पर, क्योंकि परसेंट पे। तो आप देखो इसको क्या करो, कैंसिल करो। इसको कैसे कैंसिल करोगे, तो दोस्तों इसको कैंसिल करने के लिए 0 से आपका ये 0 कैंसिल। अब इसको 10 से मत करना, 10 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो बचा कितना आपके पास, 175/12, ठीक है। तो 12 कम 12, बचा आपका 5, 12 चौके 48, बचा आपका 7, ठीक है। तो 12 फिर से आपका आएगा 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60, और यहाँ पे कितना था, 12 कम 12, 5, 12 चौके 48, ठीक है, 7, 12 पंचे 60 और 10, तो 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो 14.58, तो दोस्तों 14.5 आपसे पूछा क्वेश्चन में, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये 8 जो है आपका ये 6 बना देगा इसको, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14.6, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको पेपर अटेम्प्ट करना सीखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अटेम्प्ट करना। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि कई क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए कि भाई डिफिकल्ट है स्किप करो, पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर आप उनको करो जो आपके 4-6 क्वेश्चन आए थे डिफिकल्ट। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा दिया है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 टाइम्स द 5th नंबर, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या है कि आपके 5 नंबर हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। दोस्तों ये 5 नंबर हैं। अब इसमें क्या है, इनका एवरेज जो है इन चारों का, ये इसका 3 टाइम्स है। मतलब दोस्तों अगर मैं इसकी वैल्यू को x मान लूं कि भाई जो आपका 5th नंबर था, 5th नंबर को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द 5th नंबर। तो दोस्तों इन चारों का एवरेज कितना होगा, 3x। दोस्तों इन चारों का एवरेज है 3x, मतलब अगर मैं पूरे को डिवाइड, मतलब सबके पास बराबर बराबर बांट दूं, तो 3x, इसका भी 3x, इसका भी 3x, इसका भी 3x और इसका भी 3x। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया, अब सबका 5 का एवरेज कितना है, 85.8। तो आप पांचों का एवरेज कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर दो, तो 3 चौके 12 और 1 13, 13x/5, इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 85.8, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन आप देख रहे हो फर्स्ट शिफ्ट के जैसे पूछे गए बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। 85.8। अब इसको आप कैंसिल कर लो दोस्तों, तो कैंसिल कैसे करोगे, 13 से कैंसिल करो, 13 छिंग 78 और 13 छिंग 78, 6.6। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 छक्का 30 की शून्य हासिल थी, 5 छक्के 30 और 3 33, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में 5th वाले नंबर की ही वैल्यू पूछा था, जो कि उसकी वैल्यू थी x, तो दैट इज 33। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। 2 bottles of same capacity are in 35% and 33% full of orange juice respectively, and they are filled up completely with apple juice, ठीक है। Then the content of both the bottles are emptied into another vessel, so the percentage of apple juice in the mixture is। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, बहुत लेंथी लग रहा है बट एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है। देखो आप क्वेश्चन में उतनी ही चीजें कैलकुलेट करो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप इसमें रेशियो मत लगाना। देखो दोस्तों क्या होता है कि जो मिक्सचर के क्वेश्चंस होते हैं हम रेशियो से ही सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम रेशियो से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि परसेंटेज दोनों जगह दिया है, तो सीधे कंटेनर की क्वालिटी जो रेशियो होता है हम उससे फिर कंटेनर की क्वांटिटी को इक्वेट करते हैं, बट यहाँ तो कंटेनर की पहले से ही क्वांटिटी इक्वल दी है। परसेंटेज मतलब 100। तो मान लो दोस्तों मैंने इसको मान लिया, ये आपका हो गया ऑरेंज, ये हो गया आपका एप्पल, ठीक है। और ये मान लीजिए मैंने टोटल मान लिया। तो फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों ऑरेंज कितना है, 35%, टोटल कितना आपका 100, क्योंकि भाई 35% है, तो मतलब अगर मैं परसेंट को रिमूव करूं तो मैंने टोटल को 100 माना, तो ऑरेंज 35। सेकंड कंडीशन में मैंने ऑरेंज कितना है 33, 1/3 है, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 100 है। तो दोस्तों 200 में से अब मिक्स कर दिए, तो 200 में से 5, 3, 8, 68 1/3। तो दोस्तों 200 में से 68 1/3 जो है वो ऑरेंज है। तो हमें क्या निकालना है, 100 पे। किस पे निकालना, हमें 100 पे। किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्पल की। तो पहले आप 100 पे निकालो ऑरेंज की। 100 पे निकालोगे तो जस्ट इसकी हाफ होगी, तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी 34, इसका जस्ट हाफ 1/6। बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, आई होप कि यहां तक क्लियर। भाई इसका आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया। तो अब 100 में से
34 1/6% जो है, क्योंकि भाई 100 में से जो चीज होती है वो परसेंट होती है। तो अब आपको निकालना है एप्पल की वैल्यू। तो एप्पल बचा कितना, 100 में से इसको माइनस कर दो। 100 में से कैसे माइनस करते हैं हम, पहले 35 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 65, और फिर हम इससे 1.1 बचा आपका कैरी, तो 1 से हम 1.1/6 को करेंगे तो 35 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 5/6 जो होगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन की आंसर 65 5/6। तो दैट इज 65 पॉइंट में दिया तो आप इसको करो 68 तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। आप सभी इस पैटर्न के बारे में जरूर जानते होंगे, x4 प्लस x5 प्लस xy4 ये 21 है, और आपके क्वेश्चन में क्या दिया है x² प्लस xy प्लस y, इसकी वैल्यू कितनी है 7। दोस्तों आपको निकालना है 1/x² प्लस 1/y²। दोस्तों अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो आपके पास क्या बचा, इसका एलसीएम लोगे तो x² प्लस y² अपॉन x² y²। यहां तक सिंप्लीफाई किया। अब यहां पे आप अपनी वैल्यूज पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, देखो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आपके पास रियल चैलेंज है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि जो x² प्लस xy प्लस y² और x² माइनस xy प्लस y², इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है x4 प्लस xy प्लस y4, ये हमारे पास बचता है। यहां तक क्लियर हुआ। तो मतलब दोस्तों ये जो 21 है, 21 अगर मैं 21 को क्या लिख सकता हूं भाई, 21 की वैल्यू क्या होती है 7 इंटू 3, ये 7 इंटू 3 होता है। और अगर इसकी वैल्यू 7 है तो यहां से एक चीज मुझे क्लियर होगी कि भाई x² माइनस xy प्लस y, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। हमेशा प्राइम डिवीजन करोगे आप, ठीक है भाई। 21 में से इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया कि जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट को और राइट को, तो देखो ये वैल्यू लेफ्ट को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, तो भाई राइट को भी मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो भाई 21 में 7 दिया है तो बचा आपका 3। अब आप यहां से निकाल सकते हो। सबसे पहले आप x² प्लस y² निकालना है। आप दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। देखो दोनों को देखो ये एक्चुअली यहाँ पे y² होगा, सॉरी, ठीक है, ये x² प्लस xy प्लस y² और यहाँ पे x² माइनस xy प्लस y²। दोस्तों आप ऐड करोगे दोनों को तो xy से xy कैंसिल और यहाँ पे 2x² प्लस y² बचेगा, तो आपको हाफ करना है। तो 7 और 3 10, 10 का आधा 5, तो ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। यहां तक क्लियर हो भाई। 10/2 करोगे तो किसकी आ गई x² प्लस y² की वैल्यू। यहां तक क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो यहां से कितनी आएगी xy की वैल्यू कितनी आएगी सब्सट्रैक्ट करने में 4/2, तो दैट इज 2। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि 5 तो होगा ही ऊपर x² प्लस y², लेकिन हमें x² प्लस xy की वैल्यू तो हमें कितनी मिल गई 4/2, दैट इज 2, लेकिन 2 का हमें स्क्वायर भी करना है क्योंकि हमें xy का स्क्वायर करना है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी 5/4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 5/4 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x सो द रिमाइंडर इज 8, सो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर। ठीक है दोस्तों, अब ये फैक्टर चैप्टर का एक क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर से मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीलिम्स में कभी कभी पूछा जाता है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताओ आप, जो आपका 200 है, ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको x से मल्टीप्लाई की, मतलब बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 8। तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको एकदम अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं आपको, अगर मान लीजिए मैं 200 में से 8 को माइनस कर दूं, पहले ही माइनस कर दूं, तो बचा कितना आपके पास बचा 192। मतलब कि दोस्तों भाई 192 जो है उसको ही हम कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनसे हम 192 को डिवाइड करें तो 8 फैक्टर बचे, सॉरी 200 को डिवाइड। तो मतलब आपको अल्टीमेटली क्या करना है, 192 को पूरा कैंसिल करवाना है, तभी तो 8 रिमाइंडर बचेगा भाई, 8 हर बार बचाना है। तो 192 को डिवाइड करोगे, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि सारे 192 के जो फैक्टर्स होंगे वो सारे आपके आंसर में काउंट होंगे, लेकिन वो 8 से बड़े होने चाहिए। क्योंकि अगर 8 से छोटे होंगे, मान लीजिए मैं दो को ले लूं, तो 2 भी तो 192 का फैक्टर है, लेकिन 192 के बाद जो नंबर्स आते हैं वो तो उनको भी पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि मुझे 192 के सारे फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, 192 के सारे फैक्टर्स, लेकिन उसमें से
8 से नीचे वाले जितने होंगे हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज याद होगी कि जो फैक्टर्स का चैप्टर होता है उसमें क्या होता है, एक्चुअली हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो करते हैं लेकिन उसमें क्रॉस होता है। जैसे पहले आप 2 का करोगे फिर 3 का, सबका आपस में मिक्सअप भी तो होता है। तो आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के उसमें से 8 को घटा देना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे भाई 192 का, तो इसको आप 64 से डायरेक्ट कर सकते हो, 3 से 1। मैंने ऐसा क्यों किया, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में 64 नहीं आता है लेकिन मैंने इसलिए किया आपको इजीली बताने के लिए। तो 192 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए दोस्तों, तो ये हो गया 2 की पावर में 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर में 1। भाई 64 का मतलब 2 की पावर में 6। साथ ही दोस्तों एक चीज याद रखना इसमें कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर में क्यूब, हम 2 की पावर के क्यूब तक के फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया? फैक्टर्स चैप्टर अगर आपने बेसिक पढ़े होंगे तो उसमें हम 2 की क्यूब को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कि जो 2 की पावर 6 है उसमें 2 की पावर 3 को हमें हटाना है। मतलब बचा कितना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर में 1। हमें केवल इतने के ही फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हो आप? फैक्टर्स कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका होता है कि जो भी पावर्स होती है उनको एक एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, क्लियर। तो मतलब 4 × 2 दैट इज 8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका 8 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 एलजेब्रा का एक सिंपल सा x + 1/x का पैटर्न का, और आपसे x की पावर में 6 + 1/x की पावर में 6 की वैल्यू आपसे पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि x + 3x + 1 = 0। दोस्तों अगर मैं इसमें 3x को यहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है, x + 1 तो कितना बचेगा हमारे पास, -3x। अब दोस्तों अगर मैं पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं, तो आपके पास क्या बचेगा, x + ये यहां पर x² है दोस्तों, ये गलती से यहां पे टाइप हो गया क्योंकि अगर x कर देंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन में यहां पे क्या है, x² है, ठीक है, याद रखिएगा x² है। तो दोस्तों मान लीजिए यहां पर आपका, इसको पहले मैं रब करके आपको शुरू से बताता हूं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों x² + 3x + 1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को, ठीक है, ऐसे लिख लूं x² + 1, तो ये 3x यहां आ जाएगा, -3x हो जाएगा। अब दोस्तों पूरी इक्वेशन को x से आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास बचेगा x + 1/x। आपको x + 1/x तो पता ही होगा, बहुत सिंपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होती है आपकी अलजेब्रा की, जिससे हर साल 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है मेंस में, ठीक है। अब दोस्तों x + 1/x आपको मिल गया। आपको निकालना है क्या, x की पावर में 6/1/x/6, ठीक है, x की पावर में 6 + 1/x की पावर में 6, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे, पहले आप इसका क्यूब कर दो। तो x³ + 1/x³ क्या होता है, ये होता है आपका k³ - 3k, k³ - 3k। तो k³ कर दो भाई, 3 × 3 = 9, 27 -27 -3k, तो 3 × 3 = 9, तो प्लस हो जाएगा, +9। तो दोस्तों x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, -18। कितनी आ गई, -18। अब क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर कर दो भाई, 3 का स्क्वायर करोगे तब तो 6 आएगा ना। पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर में 6/x की पावर में 6। आप चाहते तो पहले स्क्वायर करके फिर क्यूब भी कर सकते थे, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, स्क्वायर करने पे। अब देखो दोस्तों कि x की पावर में 6 + 1/x की पावर में 6 क्या होगी, इसका स्क्वायर। तो अब बताओ कि x की पावर में x + 1/x अगर आपका k होता है, तो x² + 1/x² हम क्या लिखते हैं, k² - 2 लिखते हैं। तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 324। सिंपल सी बात है भाई, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। क्या होता है आपका 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 324 में से आपको क्या घटाना है, 2। तो ये हो गया आपका आंसर 322, ठीक है। तो दोस्तों 322 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों आपके 3rd मार्च सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ऐसा मत करना आधा वीडियो देख के छोड़ दो, क्योंकि एक डिफिकल्ट शिफ्ट थी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और ये बेस्ट अप्रोच है। मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको तरीके बताए, आप इससे हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे। आपने देखा होगा मैंने कितना सिंपली बताया, मैंने डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया कि आपको समझने में ईजी पड़े, ठीक है। तो चलिए अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसी दिन का जो 3rd शिफ्ट का है उसकी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।
सो अगर वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मेरे को अपना फीडबैक दो। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, आप सीधे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को नीचे पोस्ट कर दो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।